Okay, Sikhs are not allowed in this shop. मसला आप बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। यहाँ पर बुला लो पुलिस को, आप बुलाओ। आपके झूठिए के मालिक तक बात जाएगी, मारने के लिए आ रहे हैं हमें। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बहुत ज़्यादा खबरें आज डिफेंस से जुड़ी हुई नहीं हैं, लेकिन चंद खबरें मेरे पास हैं। स्पेशली आज असम राइफल से जुड़ी मेरे पास कोई बड़ी खबर नहीं है, तो माफ़ी असम राइफल के भाइयों से। लेकिन यस, मणिपुर से जुड़ी हुई मेरे पास एक बड़ी खबर है। मणिपुर से एक वीडियो जो है ना दोस्तों, मणिपुर के इम्फाल से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि इम्फाल में जूडियो स्टोर का है, जहां पर हमारे 2 सिख भाई कृपाण लेकर स्टोर के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन स्टोर मैनेजर के साथ उनकी तीखी बहस हो जाती है। मैनेजर ने सुरक्षा का हवाला देकर प्रवेश रोका, जबकि सिख भाइयों ने धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दिया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें धार्मिक मान्यताओं और निजी संस्थानों की सुरक्षा नीतियों पर फिर से बहस छिड़ गई है। पूरी घटना का विवरण देख लीजिए। इम्फाल के पास एक जूडियो शोरूम है कपड़ों का, और तमाम तरह की चीजें वहां पे मिलती हैं। वहां पर 2 सिख युवक कृपाण धारण करके स्टोर में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक देता है। सिख भाइयों ने इसे संवैधानिक अधिकार बताया, जबकि मैनेजर ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। तो ये एक बहुत इस चीज पे चर्चा हो रही है कि क्या इतनी बड़ी कृपाण लेकर जो है अंदर स्टोर में जाया जा सकता है। फिर मैंने कोशिश की कि एक बार समझा जाए कि क्या कानून क्या कहते हैं। तो फिलहाल कोई एक स्पष्ट धार्मिक नीति नहीं है कृपाण को लेकर कि कितनी लंबी कृपाण जो है वो सिख भाई रख सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पर, लेकिन आमतौर पर 5 से 12 इंच के बीच होती है, जिसे गात्रा यानी कि बेल्ट के माध्यम से पहना जाता है। हवाई यात्रा में सिख भाइयों को भारत के भीतर उड़ानों में 9 इंच से अधिक लंबी कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐतिहासिक रूप से यह 30 इंच तक लंबी हो सकती है, लेकिन आधुनिक समय में इसे छोटा कर लिया गया है। और 2022 में ही जो सिविल एविएशन है उसने भी एक नियम जारी किया था कि 9 इंच से लंबी कृपाण नहीं होगी अगर हमारे सिख भाइयों ने फ्लाइट में सफर करना है। तो आप कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए कि क्या कृपाण लेकर स्टोर में जाना जरूरी है, और क्या कृपाण लेकर कोई अगर आ रहा है तो क्या उसे स्टोर में एंट्री करने से रोका जाना जरूरी है। आपके सामने ये मैं सवाल छोड़ता हूं, जवाब की आपसे कमेंट्स में उम्मीद करूंगा। At the point when someone uneducated person come to you, you have to educate. At the time the question rise, you have to tell them the right thing. Yes, not the question about the Sikhism. आपके पास आप ऐसे बाजू चढ़ा के आ रहे हैं, कस्टमर को लग रहा है they are scared and आपको हमसे डर लग रहा है। नहीं, assumptions पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म की बात नहीं करते। मैं इस टाइम एक आम आदमी हूँ, मैं सिख भी नहीं हूँ, वो लोग आप समझ लो। 25 हो गया या फिर 45 हो गया, ठीक। हाँ जी, अभी बताओ। अलाउ नहीं है। अच्छा, 1 मिनट, अलाउ नहीं है। हाँ। ये आपका जो स्टोर है, ये इंडिया में या इंडिया से बाहर है? इंडिया के अंदर है, लेकिन इंडिया के अंदर है। विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूट वी कैन कैरी 3 फीट कृपाण एंड विद 6 फीट भाला। एक्चुअली आर्म्स आर नॉट अलाउड। कौन सा आम है? जो आपका जो ये तलवार वगैरह है। आप भारत देश में रहते हो? भारत देश में रहता है। पूरे वर्ल्ड में हाँ हाँ। हमें सिखों को अपना धर्म निभाने का पहले मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो जो है आपका, पहले आप सुनो पहले बात सुनो, पहले आप सुनो, मैं बोल रहा हूँ ना पहले। आइए बात करते हैं, आइए आ जाइए। हाँ कोई बात नहीं, आप बात करो अपनी हायर अथॉरिटी से। क्या दुकान के बाहर लिख के लगाओ कि सिक्स आर नॉट अलाउड इन दिस शॉप? नो वैसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ क्यों नहीं है? ऐसा ही तो है। वैसा क्यों नहीं है? आप कह रहे हो कि दाढ़ी कटा के आप खाली फोकट ये मसला फोकट का मसला आप बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। अरे आप हमें हमारे धर्म का निर्वाह करने से रोक रहे हैं।
कामदार नहीं है क्या आपको? आपको कामदार नहीं, हम शॉपिंग करने आए हैं, इधर कामदार नहीं बट है। ये आपका जो है जो भाई साहब आराम से रख के आ आप बोलोगे जाइए। किधर रख के आ जाइए? आपको गाड़ी वाड़ी क्यों तो रखे रहेगा हैं? ना? पैदल आए हैं हम। भाई ये हम अपने से अलग कर ही नहीं सकते, आप- ठीक है? आपको कलम- इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात आप सुनो, पढ़ो उसके बाद। मेरी बात सुनो। कमाल दी गल है, क्या बोल रहे हैं? कमाल की बात है। किधर आ जाइए? इधर आके गल होनी है, हमने नहीं होना नहीं, इधर। हम नहीं आएंगे। हमने नहीं आना उधर, नहीं आना तो खड़ा रह, नहीं होना इतने खड़े, यहाँ बात होगी। हाँ बुला ले जिन्हों बुलाना। Actually, the thing is that first of all, I'll request you, camera or video are not allowed. So first of all, आप This is our safety concern. see this is We are not safe see, here. क्या बात कर Actually, रहे हैं आप? yeah, क्यों? मैं क्योंकि अरे सेफ मैं- नहीं फील कर रहा हूँ। अरे मैं आपके सुनो। पास आप ऐसे बाजू चढ़ा के आ रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं हमें। अरे आप बाजू अरे चढ़ा के आ मेरा रहे ये हैं। हम लोग मेरी यहीं पे बात काम सुनो भाई करते हैं, साहब, मैं आपको क्यों कनाडा मारूंगा? से आया हूँ, कनाडा से। अरे आप कनाडा ठीक से आए, है, हम लोग अमेरिका तो- में, ऑस्ट्रेलिया में, आप ठीक है। सुनो पहले मैं बात करूंगा, आप सुनो। आपको बोलने का, बोलिए। समझने का, आप आपको एक काम बेसिक कीजिए। सेंस चाहिए। आपको सेंस चाहिए बात करने का, आपको नहीं बंद नहीं होगा। हेलो हमारे हाथ में दिखा, हमें अपना सेफ्टी का नहीं, वहाँ नहीं आगे, यहाँ बात करेंगे। बुला लो पुलिस को, आप बुलाओ। जब तक पुलिस नहीं आएगी हम यहीं पे खड़ेंगे। अब पहले ना कैमरा नहीं कैमरा नहीं अलाउड, कैमरा आप मुझे सीसीटीवी कैमरे बंद करो। फिर हमारा फोटो क्यों लगा रहे हो? आप अलग से हम लोग फोटो अलाउड नहीं होता है। आप मेरा कैमरा, आप सीसीटीवी कैमरा से मेरा फोटो ले रहे यहाँ हो। पे सर सामान है, चोरी वोरी हो सकता है, उसकी सेफ्टी हाँ फिर मेरा चोरी कर सकता, मेरा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ये खबर अग्निवीर भाइयों से जुड़ी हुई है। हमारे एक अग्निवीर जो केरला में तैनात थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे, अग्निवीर सचिन, यूनिट में पहुंचने के बाद 2 महीने के अंदर उनकी मौत हो गई और इस खबर ने पूरे परिवार को हिला के रख दिया है। दरअसल सचिन पिछले वर्ष ही अग्निवीर में भर्ती हुए थे। करीब 7 महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनकी तैनाती केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई। बताया जा रहा है कि बॉक्सिंग प्रशिक्षण के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर वो 10 से 15 दिनों तक कोमा में रहे और फिर उनकी मौत हो गई। सचिन सिंह के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत हुई? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब जो है जरूर देश जानना चाहेगा। ना वो सियाई का इलाका है, ना कोई पहाड़ी इलाका है, फिर हुआ क्या? वो उत्तराखंड के रहने वाले थे, नाम सचिन सिंह था, उम्र महज 19 वर्ष थी। हाल ही में उन्होंने अग्निवीर स्कीम के तहत इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। उत्तराखंड जिला पौड़ी गढ़वाल के वो रहने वाले थे। सचिन सिंह केरल में भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। वो हाल ही में अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल हुए और सेवा में अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। फिर हुआ क्या? उनका पार्थिव शरीर 28 फरवरी 2026 को हरिद्वार लाया गया, जहां 1 मार्च 2026 को यानी कि आज के दिन पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन हुआ क्या केरल में एक अग्निवीर के साथ? मुझे इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पता तो चले कि बेसिक कारण क्या है, लेकिन अभी भी सेना की तरफ से जो जानकारी है कि नहीं बताया गया है कि इस अग्निवीर, युवा अग्निवीर के साथ क्या हुआ ड्यूटी के दौरान, क्योंकि अभी हाल ही में उसने यूनिट को ज्वाइन किया था, सिर्फ महज 2 महीने हुए थे, इस बीच उसकी शहादत हो जाती है। अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी है तो साझा करिए ताकि पता चल सके कि आखिरकार अग्निवीर सचिन के साथ हुआ क्या। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। एक सवाल और, राफेल को लेकर बड़ी जानकारियां आ रही हैं। राफेल को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई, कई नेगेटिव जो उसके बारे में एक पब्लिसिटी जो है पूरी दुनिया में की गई, उसमें अमेरिका का, चाइना का एक बड़ा अहम रोल था। अब भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर बड़ी अहम डील हुई है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी उन लोगों को आड़े हाथों लिया है जो लगातार राफेल की आलोचना कर रहे थे। कैसे इस डील को देख रहे हैं आप, और इस डील के बाद AMCA और तेजस मार्क 1 को हम कहां देखेंगे सर? राजेश देखो, पहली चीज तो ये है कि राफेल जो है बहुत ही बढ़िया फाइटर एयरक्राफ्ट है, कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज है कि जैसा कि हमारे
डिफेंस अटैची ने भी बोला कि किसी भी युद्ध में उभय पक्ष में कुछ नुकसान तो होता ही है। तो हो सकता है कि जब दुश्मन ने मिसाइल लॉन्च किया तो मिसाइल हमारे जहाज के पास आके फटा, उसके शार्पनर राफेल में लगे, हो सकता है, लेकिन आके लैंड कर गया। तीसरी बात है कि इंडियन एयरफोर्स को अभी चाहिए, हमें बहुत हवाई जहाजों की दरकार है। 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए, 27 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, 27 हैं, 29 नहीं है बाय द वे। ये जो मीडिया बोल रही ना कि 29 है, ऐसा नहीं है, 27 फाइटर स्क्वाड्रन हैं। 2 फाइटर स्क्वाड्रन जो हैं वो प्राय बंद हैं, वो प्राय बंद हैं, लेकिन ठीक है, झंडा लगाया है उसके अंदर, लड़ाई के मौसम में हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। होता है ना, पुराना ट्रक भी अगर ज्यादा सामान लेके जाना हो तो पुराने ट्रक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और 12 फाइटर स्क्वाड्रन जो हैं अगले 10 साल में बंद हो रहे हैं, डिसबैंडेड हो रहे हैं, मिग 29 के, जगुआर के, मिराज 2000 के। तो हमारे पास निकट भविष्य में मात्र 17 फाइटर स्क्वाड्रन बचेंगे। तो पूरा करने के लिए ये जो 114 रफाल ले रहे हैं, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ बाय द वे, अभी सिर्फ डील हुई है कि हम ले लेंगे, जैसे कहते हैं ना शादी में रोका कर लेते हैं। ओके। अभी सिर्फ रोका हुआ है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। उसमें 2-3 साल लग जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में। अगर मैं याद दिलाऊं, 2016 में हमने रफाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, 36 रफाल जब एयरफोर्स के लिए लिए थे जी। और डिलीवर होते होते 2000 डिलीवरी शुरू होते होते 2020 हो गया था। एक और चीज है, तेजस HAL बोल रही है हर साल 18 बना देगी। टोटल भारत सरकार ने 180 तेजस मार्क 1A को ओके दे दी है, तो 10 स्क्वाड्रन आएंगे अगले 10 साल में। हर साल 18 तभी बनेंगे अगर अमेरिका हर साल 18 इंजन दे देगा, GE 404। लेकिन अमेरिका ब्रेके मार मार के दे रहा है इंजन। 2 साल पहले देना था, नहीं दिया, 1 साल पहले देना था, नहीं दिया, अभी देना था, 4 दिए हैं। तो HAL बोल रहा है ठीक है, 4 जहाज बना के दे देता हूं। अगले 50 साल तक ये ड्रामा चलेगा, क्योंकि तेजस मार्क 1A अगले 50 साल तक एयरफोर्स में रहेगा, उसमें यही अमेरिकन इंजन रहेगा। और अगले 50 साल तक अमेरिका हमें तड़पा तड़पा के, ब्रेके मार मार के ये इंजन देगा, ताकि हम हमेशा अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर, सिर झुका के खड़े रहें। जी राजेश। बस एक सवाल, और ये जो फ्रांस के साथ डील हो रही है, क्योंकि अमेरिका लगातार प्रेशर कर रहा था आपको कि हमसे फाइटर जेट खरीदिए, रूस कह रहा था कि हमसे खरीदिए, लेकिन भारत फ्रांस की तरफ गया। इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है भारत अमेरिका के रिश्तों पर, भारत रूस के रिश्तों पर? सर हाँ, अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा था कि हम उनसे कोई भी फाइटर विमान ले लें, कोई भी फाइटर विमान ले लें। डोनाल्ड ट्रंप तो जब से आए हैं 2 बार कह चुके कि F-35 ले लो। थोड़ा अनहैप्पी है डोनाल्ड ट्रंप। रूस बोल रहा है सुखोई 57 ले लो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे देगा, इंडिया में बना लो। अभी तक भारत सरकार ने ऑफिशियली कोई बयान इशू नहीं किया है। देखो राजेश, होता यह है कि देखो, सुखोई 57 या F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, जैसे मूली का पराठा, गोभी का पराठा। अभी तो हमारे पास नॉर्मल फाइटर विमान, रफाल जैसे फाइटर विमान की कमी है, यानी रोटी, नॉर्मल रोटी की कमी है। तो एयरफोर्स का पूरा दम इस वक्त लगाया कि भाई पहले ये 114 रोटियों के बारे में तो फाइनलाइज हो जाएं, उसके बाद में पराठा के बारे में सोचेंगे। जी चलिए, लेकिन जरूरी है कि पहले रोटियां मिले और जल्द से जल्द मिले, क्योंकि जो रोटी रखने वाली जो बर्तन है वो लगातार खाली होता जा रहा है। शुक्रिया, लेकिन आपका शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी, इसके लिए थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर।
जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, एक और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय सेना के एक कर्नल ने, सर्विंग कर्नल ने एक लेफ्टिनेंट के ऊपर हाथ उठाया है। ये दावा जो है किया जा रहा है, इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं कि एक नया लेफ्टिनेंट जो हाल ही में अपनी यूनिट में पहुंचा था, उसके ऊपर यूनिट के 2IC ने हाथ उठा दिया है। फिजिकली असाल्ट उसके साथ किया गया है। अमूमन इस प्रकार का व्यवहार इंडियन आर्मी के अंदर होता नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ इस प्रकार की खबरें सामने आई हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। ये खबर क्या है, डिटेल से मैं आपको बता दूं, लेकिन पहले जरूरी है कि यह खबर कहां से आई, मैंने क्या इस खबर का सोर्सेस है। तो एडवोकेट सोनल सिंह मैम हैं, उन्होंने जो है इस के बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है बकायदा एक लंबी चौड़ी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है। क्या जानकारी मैम ने दी है, मैं आपको डिटेल से एक बार बता देता हूं कि हुआ क्या है। दरअसल उत्तराखंड के रुड़की में एक तोपखाना की यूनिट है, यानी कि आरटी की एक यूनिट है, और यहां पर एक चौंकाने वाली घटना हुई। एक एनडीए से पास आउट एक युवा लेफ्टिनेंट अधिकारी अपनी यूनिट में पहुंचता है, और खबर है कि 2IC, जो कि आने वाले वक्त में यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर भी बन सकता है, उन्होंने यंग लेफ्टिनेंट के साथ शारीरिक हमला किया, या कहें फिजिकली असाल्ट किया या मारपीट की, अगर हम साधारण भाषा में इसको बोलें। ऐसे तो फिजिकली असाल्टेड बोलते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहें तो 2IC ने जो है न्यू लेफ्टिनेंट के साथ मारपीट की है, और कहा जा रहा है कि ये 2IC आने वाले वक्त में यूनिट के कमांडिंग अफसर भी बनने जा रहे हैं। कौन सी यूनिट है इसके बारे में तो बाकायदा नहीं बताया गया है, लेकिन रुड़की की एक खबर बताई जा रही है। लेफ्टिनेंट ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, और बड़ी अनिच्छा से इन्फेंट्री ब्रिगेड ने जांच समिति का आदेश दिया है, यानी कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जो हैं वो इन्फेंट्री ब्रिगेड ने दे दिए हैं, जिसके तहत ये यूनिट आती है। सभी तथ्यों की पुष्टि होने के बाद समिति ने राय दी है कि युवा लेफ्टिनेंट का तबादला कर दिया जाए। लीजिए, ये जो जानकारी आ रही है कि 2IC साहब मारपीट करते हैं एक लेफ्टिनेंट के साथ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सिफारिश कर दी है कि लेफ्टिनेंट का ही तबादला जो है दूसरी यूनिट में कर दिया जाए, और दोषी सेकंड इन कमांड अधिकारी को केवल चेतावनी दी जाए, क्योंकि उसे कमांडिंग ऑफिसर बनना है। जरा सोचिए, इससे सेना में भर्ती होने वाले युवाओं का मनोबल कैसे टूटता है, और भावी पीढ़ियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने से कैसे हतोत्साहित किया जाता है। क्या हम इस ऐसे गंभीर मामलों में निष्पक्ष हो सकते हैं? ये सवाल जो है एडवोकेट ने ये सवाल पूछा है, एडवोकेट सोनल सिंह मैम ने, कि क्या हम पूरे मामले में निष्पक्ष हो सकते हैं, और निष्पक्ष होना चाहिए। अगर गलती 2IC की है तो सजा 2IC को मिलनी चाहिए, ना कि एक नए ऑफिसर्स को। क्या इस भ्रष्ट सेकंड इन कमांड 2IC को अधीनस्थ अधिकारी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करके उसे सही ढंग से दंडित किया जा सकता है? सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जो ट्वीट करके जो एडवोकेट मैम ने जानकारी दी है वो मैंने आपके सामने रखी है। इससे पहले भी एक वीडियो मुझे याद आता है, जहां पर एक यंग ऑफिसर्स के साथ जो है अफसर मेस में मारपीट हुई थी, और वो रोते हुए बाहर निकले थे। वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, शायद आप सबको याद होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं, कब की वो घटना थी वो हम देखेंगे, लेकिन ये बेहद चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि वैसे ही इंडियन आर्मी में अफसर या जवान के तौर पर यूथ आना नहीं चाहता, और अगर यूथ आ रहा है और उसके साथ सीनियर इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं तो सवाल तो उठते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। सर जय हिंद, रंजीत कुमार तिवारी सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर।
जय हिंद राजेश सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था तो मुझे लगा आपके साथ बातचीत करूं। एआरएसपी को लेकर मेरे पास कुछ जानकारियां उड़ती उड़ती आई। कुछ मेरे जो एआर के रिटायर्ड पर्सन्स हैं जो मेरे संपर्क में हैं, उन्होंने मुझसे कहा सर कि डीजी एआर साहब ने जो है एआरएसपी के लिए थोड़ी सी बातचीत की है। मैंने उसके बाद पूरा नेट खंगालने की कोशिश की, नेट पे तलाशा कि भाई क्या कोई ऐसी बातचीत हुई है, कोई ऐसा प्रपोजल दिया गया। मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि इंडियन आर्मी को एमएसपी मिलती है तो मुझे लगा कि सेना मेडल के बाद असम राइफल के जवानों को एआरएसपी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ मुझे जानकारी नहीं मिली। तो मुझे लगा मैं आपके साथ आपसे जुड़ूं, क्योंकि आप असम राइफल के सर्विंग जवानों के साथ संपर्क में हैं, कई जवानों के फोन आपके पास आते जाते रहते हैं। तो क्या इस प्रकार का कोई प्रपोजल दिया गया है, और अगर दिया गया है तो सैल्यूट जनरल लखेड़ा साहब को। देखिए राजेश सर, अभी जैसा कि सबको पता है 8 पे कमीशन का मतलब सेटअप हो चुका है, उनका चेयरमैन वगैरह सब डिटेल हो चुके हैं। तो जब पे कमीशन का सेटअप हो जाता है तो हर डिपार्टमेंट और मतलब जो भी एजेंसीज हैं, कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे असम राइफल हो या सीएपीएफ के जो दूसरे फोर्सेज है, सभी अपना अपना रिकमेंडेशन देते हैं पे कमीशन को। तो वैसा ही एक रिकमेंडेशन का एक लेटर बना हुआ था, वो सोशल मीडिया कहने का मतलब है कि जो हमारे असम राइफल के सर्विंग जवानों के या एक्स सर्विसमैन के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें सर्कुलेट हो रहा था। तो वो लेटर ये था कि डीजीआर की ओर से, डायरेक्टर जनरल असम राइफल की ओर से पे कमीशन को कुछ रिकमेंडेशन किया गया था। ये मैंने भी देखा था, उसको सेव तो नहीं किया मैंने, और मैंने देखा था, पढ़ा था मैंने। उसके बाद फिर मुझे ये कहीं नजर तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बात होगी तभी तो मतलब वो लेटर बाहर आया। उसमें डीजीआर की ओर से रिकमेंड किया गया था कि असम राइफल जवानों को मिलिट्री सर्विस पे मिलना चाहिए। मतलब मिलिट्री सर्विस पे को वहां पे इन ब्रैकेट लिखा गया था, मतलब असम राइफल सर्विस पे लिखा गया था। बात वही है, मिलिट्री सर्विस पे या असम राइफल सर्विस पे, बात एक ही है, उसी रेट से मिलना चाहिए। जो जवान पेंशन आ चुके हैं यानी एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए ओआरओपी की भी रिकमेंडेशन की गई थी कि उनको भी, जो हमारे असम राइफल के एक्स सर्विसमैन है, उनको 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। इस प्रकार से कई सारे रिकमेंडेशन थे, जिनमें सबसे मेन रिकमेंडेशन था सर्विंग पर्सन के लिए मिलिट्री सर्विस पे और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 रैंक 1 पेंशन। तो ऐसा मैंने खुद पढ़ा था और देखा था। लेकिन हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया का वक्त है और आजकल एआई का वक्त है, तो कई फेक चीजें भी फैलती हैं, तो हम सोशल मीडिया के ग्रुप पर मुझे लगता है कि इतना ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कई ऐसे प्रोपेगेंडा हैं जो फैलाई जाते हैं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ये जरूरत है, जिस प्रकार से अगर इंडियन आर्मी के जवान काम करते हैं उनको एमएसपी मिलती है, तो ये जरूरत है कि असम राइफल के जवानों को भी मिले, क्योंकि असम राइफल तो वो है जिसने रहना ही काउंटर इंसर्जेंसी में है, उनके लिए पीस पास कुछ नहीं है, आपको वहीं रहना है सर। जी, 8वें वेतन आयोग में कुछ उम्मीदें असम राइफल के? सर जैसा सबको पता है कि 3rd पे कमीशन तक असम राइफल्स को वही सारी सहूलियतें मिलती थी, वही पे एंड अलाउंसेज मिलते थे जो इंडियन आर्मी को मिलता था। बेशक हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में हमारा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल था, लेकिन ऑपरेशनली हम आर्मी के अंडर थे, एमओडी के अंदर ऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन 3rd पे कमीशन के बाद 4th पे कमीशन में सीधे ही हमारा जो है कि मतलब बिना हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल चेंज किए हुए हमारा पे एंड अलाउंसेज सीपीओज, जिसे आजकल सीएपीएफ कहते हैं, सीपीओज के बराबर यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बराबर, या यूं कहें कि दिल्ली पुलिस के बराबर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस का एक जवान, एक कांस्टेबल जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में रह रहा है, उसको जो पे मिल रहा था वही असम राइफल के जवान को मिलने लगा, जो कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कर रहा था नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, अलग अलग इलाके, चाहे वो या फिर चाइना के अगेंस्ट में खड़ा था, वो चाइनीज बॉर्डर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में उस समय। तो बहुत हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, और उम्मीद है कि 4th पे कमीशन ने जो हमारे साथ नाइंसाफी किया था,
8 पे कमीशन उस नाइंसाफी को दूर करेगा। यानी चौथे वेतन आयोग से लेकर अभी 8वें वेतन आयोग के बीच में ये चौथा पे कमीशन आ चुका है। 40 साल गुजर चुके हैं सर। 40 साल का वक्त एक बहुत लंबा वक्त होता है। और सरकार के साथ साथ जो पे कमीशन के जो भी चेयरमैन और उनके मेंबर्स है, उनसे भी गुजारिश है कि ये हमें देखें, असम राइफल्स के पोस्ट को, उनकी कंपनीज को विजिट करें, देखें कि असम राइफल्स किन परिस्थितियों में काम करती है। हम ये नहीं कहते कि हमें आर्मी की तरफ से दे दे, मैं ये कहता हूं कि आप पहले देखें कि हम किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अगर देखने के बाद लगता है कि हम उसके लिए योग्य हैं, कि हमें वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जैसे थर्ड पे कमीशन तक मिल रहा था, तो उन सुविधाओं को फिर से बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जवानों के मनोबल को ऊंचा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। आप देखते होंगे सर कि हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, नाम इंडियन आर्मी का होता है। कई लोग बोलते हैं कि आप तो इंडियन आर्मी हो इसलिए आपका नाम नहीं आएगा, इंडियन आर्मी का नाम आएगा। ठीक है, इंडियन आर्मी का नाम आएगा और हम इंडियन आर्मी हैं, लेकिन यही इंडियन आर्मी का, जब हम इंडियन आर्मी का काम कर रहे हैं तो फिर हमें इंडियन आर्मी को मिलने वाली सहूलियतें क्यों नहीं मिलती, वेतन और भत्ते क्यों नहीं मिलते, जो भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वेलफेयर एक्टिविटीज चलाई जाती हैं वो क्यों नहीं मिलता। हमारे असम राइफल के जवानों के लिए डिपेंडेंट रैली क्यों नहीं की जाती, हमारे शहीदों के बच्चों के लिए पुनर्वास की योजनाएं क्यों नहीं चलाई जाती। बहुत सारी बातें हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ये 10-12 मिनट के इंटरव्यू में नहीं बताया जा सकता है, समझने वाली चीजें हैं सर। जी, बहुत सारा, बहुत कुछ है, मुझे भी पता है। बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि ओपीएस को लेकर हम देख रहे हैं कि सीएपीएफ जो है काफी हल्ला बोल रही है, कभी जंतर मंतर पर, कभी कहीं कोई ना कोई प्रदर्शन चला रहता है। क्या अरेवा भी इसके बारे में सोच रही है कि आने वाले वक्त में ओपीएस की मांग के लिए एक हल्ला बोल किया जाएगा? सोच रहा है, कोई विचार विमर्श हो रहा है अरेवा में? बिल्कुल सर। सर देखिए, सीएपीएफ अलग है, कई लोगों को लगता है सीएपीएफ अलग फोर्सेज है। आप गवर्नमेंट का लेटर देखेंगे सर, मैं मुद्दे पे आऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। होम मिनिस्ट्री का कोई भी आप लेटर देखेंगे तो कहीं भी सीएपीएफ के साथ हमारा नाम इंक्लूड नहीं है। किसी भी लेटर में सीएपीएफ एंड असम राइफल लिखा होता है। अगर बात एनएसजी की करनी होती है तो सीएपीएफ, असम राइफल एंड एनएसजी होता है। जैसे कि अभी बजट आया, अभी हमारा जो केंद्रीय बजट आया था तो उसमें सीएपीएफ के लिए कई सारे मतलब योजनाएं थी, बजट था। तो उस बजट में भी आपने देखा होगा कि जो भी बजटिंग था सीएपीएफ, एनएसजी एंड असम राइफल था। यानी हमारा सब चीज अलग है। ओपीएस के लिए जो सीएपीएफ वालों ने केस किया है, ठीक है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, बल्कि लेकिन हम उनसे अलग है। अगर वो केस भी जीत भी जाता है ना सीएपीएफ वाला, असम राइफल को कभी भी गवर्नमेंट नहीं देगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो बोलेगी कि आप सीएपीएफ नहीं हो। गवर्नमेंट को जहां फायदा होगा गवर्नमेंट हमें वही बोलती है। जहां उनको फायदा हो रहा है हमें आर्मी बोलने में, गवर्नमेंट हमें आर्मी बोलती है। जहां फायदा मिलेगा गवर्नमेंट को सीएपीएफ बोलने में, वहां सीएपीएफ बोलेगी। और जहां आर्मी बोलना है, सीएपीएफ भी नहीं बोलना है, वहां गवर्नमेंट हमको पैरामिलिट्री बोल देती है। यानी हम हर जगह हैं और कहीं भी नहीं है। ये मतलब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम हर जी, यही असम राइफल की डिमांड है, अरेवा का डिमांड है समान काम के लिए समान वेतन। तो समान काम के लिए समान वेतन का अर्थ जो है यही है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में वही सहूलियतें, वही वेतन मिलना चाहिए जो आर्मी को मिलता है। इसका मतलब ये भी है कि आर्मी में ओपीएस मिलता है तो असम राइफल के जो एनपीएस जवान है उनको भी ओपीएस मिलना चाहिए, वो ओपीएस के लिए हकदार है। इसके लिए हमें अलग से कोई आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है। जब हमें कोर्ट के जरिए या सरकार के जरिए इक्वल पे मिलेगा इक्वल वर्क के लिए, तो ये समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी हमारा जो भी जवान 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुआ है वो सीएपीएफ में शामिल नहीं है, वो सिविलियन कर्मचारी भी नहीं है, से ओपीएस मिलना चाहिए। ओपीएस तो सीएपीएफ को भी मिलना चाहिए, क्योंकि सीएपीएफ वाले भी जो हमारे भाई हैं वो भी कोई स्टेट पुलिस नहीं है जी, क्योंकि पुलिसिंग का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का होता है। सेंट्रल के पास कोई पुलिस नहीं होता। हाँ, यूनियन टेरिटरी की पुलिस होती है, बट सीएपीएफ के जवानों को पेंशन ना देना पड़े इसलिए सरकार उनको सीएपीएफ कहती है। उनको भी 2011 तक पैरामिलिट्री कहा जाता था सीएपीएफ को, अब नहीं कहती है सरकार, इसलिए कि वो आर्मी जैसी डिमांड ना करे, इसलिए उनको टर्म दिया सीएपीएफ। कहने के लिए सरकार कुछ भी कहे, लेकिन वास्तव में यही चीज है कि सरकार ये चाहती है कि किस प्रकार से बजट की कटौती की जाए, कैसे मतलब कम खर्च में फौज को मतलब चलाया जाए। तो कहीं ना कहीं से वो अपना निकाल लेते हैं जुगाड़।
आर्मी में पेंशन वो बंद नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अग्निवीर का जुगाड़ लगा लिया। जी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग पेंशन मांग रहे थे तो वहां उनको सीएपीएफ बोल दिया। रही बात असम राइफल की, तो असम राइफल बिल्कुल अलग है और हम आर्मी का काम कर रहे हैं, एमओडी के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जो एमओडी के चलिए अंदर जो बाकी फोर्सेज है वही सेम हमारे साथ, सेम ट्रीटमेंट हमारे साथ भी होना चाहिए, जो भी नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं कि 8 में जो आपने कहा कि जो चौथे पे कमीशन में चीजें बंद हुई थी, उम्मीद करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में वो चीजें फिर से लागू हों, तो ये हमारे असम राइफल के भाइयों के लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, लेकिन शुक्रिया फिर भी रंजीत कुमार तिवारी सर, आप आए और इस मुद्दे पे बात की आपने। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर।